नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं माँ की बात सुनकर हैरान रह गया था। वो मेरे सामने बैठी संदीप भाई से कह रही थी कि लड़की वाले मान गए हैं, बस हफ्ता 10 दिन में तुम्हारी पत्नी ब्याह कर इस घर में ले आऊंगी। यह ना हो कि खानदान में से कोई तुम्हारी बीमारी लड़की वालों को बता दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई बहुत खुश था। उसने उठकर मम्मी का माथा चूमा और बोला, मुझे आपसे इतनी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, तुम इस घर के कमाऊ बेटे हो, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तुम कौन सा अर्जुन की तरह घर में पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। मम्मी ने आखिरी बात मेरी तरफ देखकर हंसकर कही थी। उनके शब्दों में किसी तरह का कोई तेज नहीं था। वह अक्सर मेरे साथ ऐसा मजाक करती रहती थी और मुझसे कहती कि तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर की जिम्मेदारी में अपने भाई का हाथ बटाओ। मम्मी और भाई हंस रहे थे, मगर मैं मुस्कुरा भी ना सका था। जैसे ही भाई घर से निकला, मैं झट से अपनी जगह से उठा और मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं बोला, मम्मी आप यह क्या कर रही हैं? भाई की शादी मगर किससे? मम्मी ने एक तस्वीर उठाकर मेरे सामने रख दी। वह कहने लगी, मैं अपने बेटे के लिए हूर ढूंढ कर लाई हूँ। मैंने जब तस्वीर देखी तो दंग रह गया था। वह लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी और थी भी कम उम्र। उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत थी। मैं बोला, मम्मी आपको पता है ना, भाई को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वह सारी सारी रात सो नहीं पाते। उनके कमरे से रात भर चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। उनकी दिमागी हालत कभी इस कदर बढ़ जाती है कि वह खुद को भी तकलीफ देने से बाज नहीं रहते। ऐसे में आप कैसे उनके लिए रिश्ता ढूंढ कर ला सकती हैं? आपको क्या हो गया है? मम्मी के चेहरे पर गम के बादल छा गए थे। वह कहने लगी, अर्जुन मैं हर चीज़ से जानकार हूँ, मगर तुम यह भी तो सोचो ना कि मैंने अपने बेटे के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ तक कि मैंने अपने सोने के जेवरात भी बेच दिए हैं। और नतीजा क्या मिला? डॉक्टर ने कह दिया कि संदीप को उम्र भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और अक्सर ऐसा भी हुआ करेगा कि उनकी दिमागी दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होगा। संदीप की बीमारी डॉक्टरी इलाज से तो ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक और हल निकाला है। मोहल्ले की एक औरत बता रही थी, जिस मर्द की दिमागी बीमारी ख़त्म ना हो रही हो उसके लिए पत्नी ले आओ, मर्द कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और तुम यह भी तो देखो, संदीप अपनी पत्नी को भूखा नहीं मरने देगा। वह अपना कमाता है और अगर वह दिमागी बीमार होता तो काम पर कैसे जाता? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी बहुत जो रात को परेशानी होती है वह उसकी पत्नी दूर कर देगी। मैंने अपना माथा पीट लिया। मैं बोला, मम्मी आप मोहल्ले की गंवार औरतों की बातों में मत आइए। भाई शादी के बाद भी ठीक होने वाले नहीं है। आप इस लड़की की तस्वीर तो देखें, कितनी हसीन है, इसके चेहरे पर किस कदर मासूमियत है। आप इसके साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। अपने पागल बेटे के लिए उसकी ज़िंदगी तबाह मत करें। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, अर्जुन तुम अपने भाई पर एक गैर लड़की को अहमियत दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो लग रहा है तुम खुद इस लड़की को पसंद कर बैठे हो और इससे शादी करना चाहते हो। मैं बोला, मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे यह बताएं, अगर भाई ने इस लड़की को कोई नुकसान पहुंचा दिया या भगवान ना करे इसकी जान ले ली तो आप क्या करेंगे? मम्मी कहने लगी, तो मैं अपने संदीप के लिए दूसरी लड़की ब्याह लाऊंगी। मम्मी की यह बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ था। आखिर उन्हें हो क्या गया था? वह तो इंसानियत से ही गिर गई थी। वह इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती थी? उन्होंने यह कैसी बात कर दी थी? खैर मम्मी तो भाई की शादी की तैयारियों में बिजी हो चुकी थी, जबकि मैं अपनी होने वाली भाभी के फ्यूचर के बारे में सोच कर परेशान होता रहता था। फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन बारात जानी थी। मम्मी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वह तो अपनी ठान कर बैठी थी कि बस संदीप की शादी करनी है और उसके लिए दुल्हन लेकर आनी है। इसलिए मैंने सोचा भाई को कहता हूँ, शायद उन्हें मेरी बात की बारीकी समझ आ जाए। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें छत पर ले गया। भाई कहने लगा, क्या बात है अर्जुन, कोई ज़रूरी बात है? मैंने भाई का हाथ पकड़ लिया और बोला, भाई आप मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुने और मुझे यह बताएं, क्या आपको लगता है कि आप शादी के काबिल हैं? मेरी बात सुनकर मेरे भाई के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा, क्यों तुम मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हें नामर्द लगता हूँ? मैंने ना में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता था कि पहले आपका इलाज हो जाता, पूरी तरह आप सेहतमंद हो जाते, तो फिर उसके बाद आपकी शादी हो जाती। भाई कहने लगा, अर्जुन आज मेरी शादी का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी बात पर माफ़ कर रहा हूँ। मगर ध्यान रखना, आज के बाद मेरे सामने ऐसी कोई बात मत करना, यह ना हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। मैं भाई का गुस्सा देखकर चुप रह गया था। रस्म दुनिया की थी, इसलिए मुझे अपने भाई की बारात के साथ जाना पड़ा। वैसे तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का मैं हिस्सा बनूं। हम बारात लेकर गए तो हमारा बड़ा ही अच्छा स्वागत हुआ था और फिर 2 ही घंटे में हम उस मॉम जैसी गुड़िया को ब्याह कर ले आए थे। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत, नाजुक, दुबली पतली सी लड़की थी, इतनी नाजुक जैसे फूलों की तरह शर्मा रही थी। वह स्टेज पर बैठी हुई थी, जबकि मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था
कि मेरी भाभी मेरे भाई का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भाभी को उनके कमरे में बिठा दिया गया। भाई भी अपने कमरे में चले गए थे। तो मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गया था और बोला, मम्मी अगर भाई पर शैतान सवार हो गया तो भाई को उनके कमरे से ले आइएगा, क्योंकि सुबह मुँह दिखाई की रस्म भी है। भाभी तो सबको बता देगी कि मेरा पति तो दिमागी पागल है। मम्मी ने सिर हिला दिया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगी। मम्मी की बात सुनकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने कमरे में गया ताकि थोड़ा सुकून पा सकूं, मगर नींद नहीं आई तो बाहर आंगन में आ गया था। मैं वॉक करने लगा। मैं इस इंतज़ार में था कि अगर भाई के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आएगी तो मैं भाभी की जान बचाने की कोशिश करूँगा। सारी रात यूं ही गुजर गई थी। भाई के कमरे में बड़ा सुकून था, इसलिए मैंने भगवान का धन्यवाद किया और अपने कमरे में आ गया। यह बात मेरे और मेरे भगवान के बीच थी कि मैं सारी रात भाई के कमरे का पहरा देता रहा था। अगर मैं किसी और को कुछ बताता तो लोग 100 बातें बनाते, ज़रूर मेरी इस बात का गलत मतलब निकाल लेते, मगर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं तो शुरू से ही लोगों की मदद करने का आदी था। अपने गली मोहल्ले में मेरे बड़े चर्चे थे। अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत होती तो लोग सबसे पहले मेरा नाम लेते। फिर चाहे अगर किसी दादा दादी को मेडिकल स्टोर से दवा मंगवानी होती या फिर किसी बच्चे को दुकान से कुछ दिलाना होता, मोहल्ले की आंटियां भी सब्जी वगैरह मंगाने के लिए मुझे ही पुकारती थी। मैं सबके काम आता था। इस तरह मेरे दिल को भी बड़ा सुकून मिलता था। भला ऐसी ज़िंदगी जी कर किसने क्या करना जो किसी के काम ना आ सके। खैर सुबह हुई तो घर में चहल पहल होने लगी थी। मुँह दिखाई की रस्म थी, क्योंकि भाभी को विदा करवा कर लाते लाते काफ़ी रात हो गई थी और मुँह दिखाई की रस्म रह गई थी, जो कि अगले दिन पर टाल दी गई थी। सब लोग तैयारियों में बिजी थे। मेरी भी आँख शोर शराबे से खुल गई थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो सबसे पहले मम्मी के पास ही गया था। मैं बोला, मम्मी भाभी कहाँ है? मम्मी ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मेरे बच्चे तू क्यों इतनी चिंता करता है? मैं ना कहती थी तुम्हारे भाई की सारी बीमारियां शादी के बाद दूर हो जाएंगी, और देखो ऐसा ही हुआ है। तेरी भाभी तो बड़ी खुश थी और तेरा भाई भी। मैं मम्मी की यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया था और बोला, चलो यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी काम में बिजी हो गया था। तब मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, अर्जुन अपनी भाभी को पार्लर लेकर जाओगे? मैं बोला कि मम्मी मैं ले जाता हूँ। मैंने गाड़ी निकाली और भाभी को पार्लर ले गया। रास्ते में मैंने उनके चेहरे को जांचने की कोशिश की थी, पर वह बहुत सुकून से लग रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत की और बोला, भाभी आपको मेरे भैया कैसे लगे? भाभी ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, वह तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप सब लोग ही बहुत अच्छे हैं। मैंने महसूस किया है कि आंटी की परवरिश है जो आप दोनों बेटों की रगों में दौड़ रही है। भाभी का इतना अच्छा जवाब सुनकर मुझे सुकून मिल गया था। मैं भाभी को छोड़कर वापस आ गया था। फिर 2 घंटे बाद जब उनका मेकअप हो गया तो भाई उन्हें वापस घर ले आए थे। फिर सब मिलकर होटल चले गए थे, क्योंकि मुँह दिखाई की रस्म हमने एक बहुत बड़े होटल में रखी थी। लेकिन वहाँ मैंने महसूस किया कि भाई की तबीयत कुछ बिगड़ रही है। उन्हें बार बार पसीना आ रहा था। उनकी हालत वैसी ही हो रही थी जैसी दौरे पड़ने से पहले होती थी। मैं तो भाई की ऐसी हालत को देखकर घबरा गया था। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई तमाशा लगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी मुँह दिखाई की रस्म को ख़त्म करवा दिया और सबको घर वापस ले आया था। मम्मी का मूड ऑफ हो गया था। वह कहने लगी, तुम कब से इतने बड़े हो गए हो कि मेरी अनुमति के बगैर तुमने रस्म ख़त्म करवा दी? मैं बोला, मम्मी भाई की तबीयत बिगड़ने लगी थी। घर आकर उन्हें दौरा पड़ जाता तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर सबके सामने वह चीखने लगते तो सोचो हम लोगों को क्या सफाई देते। मेरी बात सुनकर मेरी माँ परेशान हो गई थी। कहने लगी, बहू को आए दिन ही कितने हुए हैं, अगर उसे दौरा पड़ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी उसकी पत्नी को? मैं बोला, मम्मी मुझे ऐसी बात का पता नहीं है कि आपने क्या जवाब देना है और क्या नहीं। बस भाई का ख्याल रखिएगा कि कहीं वह भाभी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, नहीं तो सारी उम्र जेल में सड़ते रहेंगे। मेरी माँ अब और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया था। मुझे मम्मी पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्हें पता भी था कि उनका बेटा ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी। अपने बेटे की खुशियों के लिए किसी दूसरी लड़की की खुशियों का कत्ल कर दिया था। मैंने अपने कपड़े बदले और कमरे में खिड़की के पास बैठ गया था, मगर फिर भी सुकून नहीं आया। तो मैं अपने कमरे से बाहर आकर टहलने लगा। मुझे भाभी को हर हाल में भाई से बचाना था। भाई पर जब दौरा पड़ता था तो फिर वह किसी को भी नहीं देखते थे। एक बार तो उन्होंने मम्मी के मुंह पर भी थप्पड़ मार दिया और उन्हें जोर का धक्का भी दिया था। इसमें भाई का कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह तो खुद पागल से हो चुके थे। उन्हें अपना ही होश नहीं रहता था। फिर सारी रात यूं ही गुजर गई थी, मगर भाई के कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, बल्कि उन दोनों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, कुछ बहुत हल्की हल्की थी, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे ओके का सिग्नल मिल गया था तो मैं वापस कमरे में आ गया था। सुबह जब नाश्ता करने किचन में गया तो मम्मी ने मुझे कान से पकड़ लिया। कहने लगी, तुमने मुझसे कहा था कि भाई को दौरा पड़ने वाला है, इसलिए तुमने मुँह दिखाई की रस्म ख़त्म करवा दी। अब तुम बताओ मुझे कौन सा दौरा पड़ा है उसे? मम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। उनका गुस्सा कम करने के लिए मैं बोला, मम्मी लगता है आपकी बात सच साबित हो गई है। भाई अब ठीक हो गए हैं। जब से भाभी उनकी ज़िंदगी में आई है वह बिल्कुल सेहतमंद होते जा रहे हैं। यह बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर
मुस्कुराहट फैल गई थी। वह कहने लगी, अर्जुन अब देखना हमारे घर में खुशियों का दौर होगा, तुम अपनी पढ़ाई से फ्री हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ कर ले आऊँगी। मैं मुस्कुरा दिया। अब मुझे भी भाई की तरफ से सुकून हो गया था। उनकी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी ठहराव आ गया था। मुझे लगा था अब सब कुछ सेट हो गया है। मगर 4 दिनों के बाद ही एक रात भाभी मेरे कमरे में दाखिल हो गई थी और मुझे झंझोड़ कर उठा डाला था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर मैं परेशान हो गया था। घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बोला, भाभी क्या बात है, आप अचानक यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई हैं? कि तभी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, भगवान के लिए मुझे अपने भाई से बचा लो, वह तो बिल्कुल पागल हो गए हैं, ऐसा लगता है उन पर पागलपन का दौरा पड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया था। मैं बोला, भाभी आप चिंता ना करें, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाता हूँ, आप उनके सामने यह बात करें। लेकिन भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि नहीं नहीं अर्जुन, तुम किसी को मत बुलाओ, बस आज रात मुझे अपने कमरे में ठहरने दो। मैं बोला, भाभी यह मुमकिन नहीं है, आप मेरे कमरे में नहीं रह सकती। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मम्मी कमरे में आ गई थी। भाभी ने जब मम्मी को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और मम्मी के गले लग गई। कहने लगी, मम्मी जी अर्जुन ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं तो बस इसको इतना कहने आई थी कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मगर इसने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया है। मैंने इससे विनती की कि मुझे जाने दो, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग थक से उड़ गया था। मैं बोला, भाभी आप यह कैसी बातें कर रही है, भगवान का डर करें, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन भाभी ने अपनी बात पर जोर दिया और कहने लगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अब तो हमारे शोर के कारण हमारे आसपास के लोग भी हमारे घर में जमा हो गए थे और मेरा तमाशा बन चुका था। और भाभी इतना रो रही थी कि सबने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और मेरी बात किसी ने न मानी। मम्मी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार से थप्पड़ मारा था और कहने लगी, जब से तुमने अपनी भाभी की तस्वीर देखी है तुम उसके लिए तभी से पागल हो रहे थे। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम पढ़ लिख लो, तुम्हारे लिए भी पत्नी ले आऊँगी, लेकिन तुम जानवर से भी बदतर निकले जो अपनी ही भाभी पर नज़र रख कर बैठे हुए थे। मैं बोला, मम्मी ऐसी बात नहीं है, भाभी झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। मम्मी कहने लगी, मुझे यह बताओ कि कभी आज तक किसी औरत ने अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम खुद ही लगाया है? तुमने इसके साथ कुछ गलत किया है तभी इसने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई है। इस बेचारी को क्या शौक पड़ा था जो खुद ही अपनी इज्जत का तमाशा बनाती। मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेगुनाही का विश्वास दिला दिलाकर थक गया था, लेकिन मेरी माँ ने मेरा विश्वास नहीं किया। अब मैं सड़क पर आ गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से मेरे ही घर से निकाल दिया जाएगा। मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और इन पेपरों के बाद मुझे अच्छी नौकरी मिलने वाली थी, लेकिन मम्मी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। तो मेरा फ्यूचर ही ख़राब होने की कगार पर था, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड, मेरा रोल नंबर स्लिप और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो पेपर देने के लिए ज़रूरी होती है वो घर में ही पड़ी हुई थी। मैं अपने दोस्तों के घर चला गया था। मैंने अपने दोस्त की माँ को सारी बातें बताई तो वह कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी वह सारी चीज़ें ले आऊँगी। मैंने ना में सर हिला दिया। मैं बोला, आप मेरे घर मत जाइएगा, मैंने अब फ्यूचर बनाकर भी क्या करना है, मुझ पर इतना खिलौना इंजाम लग गया है। और सबसे दुख की बात तो यह है कि मेरी माँ ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उस पराई लड़की पर विश्वास कर लिया। मुझे अब अपना फ्यूचर नहीं चाहिए, अब मैं ऐसे ही अंधेरों में ज़िंदगी गुजारूंगा। आंटी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, मगर मैंने उनकी एक बात ना सुनी और फिर इसका नतीजा यह हुआ कि मेरे एग्ज़ाम निकल गए थे और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और मैं हर वक्त गुस्से में रहता था, चिड़चिड़ा हो गया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मैं तो बहुत ही अच्छी नौकरी की तलाश में था। मुझे लगा था मेरे पेपर होंगे तो मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरे सपने चकनाचूर हो गए थे। मैं यह सोच सोच कर हैरान होता था, आखिर भाभी ने मेरे साथ क्या दुश्मनी निभाई थी, उनको क्या हो गया था, उसने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ आखिर कैसे बोल दिया, उनके दिमाग में ऐसा क्या समाया। उन्होंने अपनी इज्जत पर ही दाग लगाने की कोशिश की। अगर इल्ज़ाम मुझ पर लगाया था तो आज तो उनकी इज्जत पर भी आई थी। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया था। मैं बुरा नहीं था, लेकिन मुझे बुरा बना दिया गया था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपनी भाभी से बदला लेकर आऊँगा, और इस बदले की मैंने पूरी तैयारी भी की थी। मैंने सोच लिया था मैं रात के किसी समय जाकर भाभी के कमरे में चला जाऊँगा और फिर भाई को उनकी असलियत के बारे में बता दूँगा और उनसे कहूँगा कि देख लो, आपकी पत्नी ने मेरे साथ यह सब किया है। भाई यकीनन मेरी बात पर यकीन कर लेते और अपनी पत्नी को सजा देते। मैं यह सोचकर अपने घर गया था। रात के 2 बज चुके थे। मैं घर की हर खिड़की और दरवाजे से अच्छे से जानकार था, क्योंकि वह मेरा घर था। मुझे पता था भाई के कमरे की खिड़कियां बाहर की तरफ भी खुलती हैं, जो कि अक्सर कुंडी के बगैर बंद होती थी, क्योंकि भाई खिड़कियों को कुंडी नहीं लगाया करते थे। उनको बिल्कुल बंद कमरों में दहशत होती थी। आज रात मैंने अंदर जाने का फैसला किया था।
मैंने खिड़की को थोड़ा सा धकेला तो पूरी खुलती चली गई थी और मैंने उस खिड़की के अंदर देखा तो दंग ही रह गया था। मेरा भाई बेड पर उल्टे मुंह लेटा हुआ सो रहा था, जबकि मेरी भाभी किसी अनजान मर्द की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और बातें कर रही थी। यह मंजर देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। भाभी ने जब मुझे देखा तो वह जल्दी से उठकर बैठ गई थी, बल्कि मुझ पर ही चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम फिर से मेरे कमरे में आ गए, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे, जो रात के इस समय मेरे कमरे में आए हो? मासूम सी नजर आने वाली लड़की बड़ी तेज थी और अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि मैंने उसे उस लड़के के साथ देख लिया है। उल्टा वह मुझे ही बातें सुनाने लगी। इससे पहले कि वह लड़का कमरे से भागता, मैंने उसकी गर्दन से उसे दबोच लिया था। मैंने जल्दी से मम्मी के नंबर पर फ़ोन किया। मेरी कॉल दूसरी ही बेल पर अटेंड कर ली गई थी। जाहिर सी बात है, मैं उन्हें रात के इस समय फ़ोन कर रहा था तो उन्हें परेशानी तो होती, आखिर उनका बेटा फ़ोन क्यों कर रहा है। मैं बोला, मम्मी जल्दी से भाई के कमरे में आए। मम्मी तो नंगे पाँव ही दौड़कर भाई के कमरे में आ गई थी। मम्मी मुझे और उस लड़के को देखकर हैरान थी कि यह सब क्या हो रहा था। मुझे कहने लगी, मुझे बताओ आखिर यह सब क्या चल रहा है। मैं बोला, मम्मी मैंने सोचा था मैं भाई को भाभी की सारी बातें बता दूंगा कि उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, इसलिए मैं रात के समय खिड़की से अंदर आया था, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ था और आपका सामना नहीं करना चाहता था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी को इस लड़के के साथ देखा, जबकि भाई तो गहरी नींद सो रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भाई अभी तक उठे नहीं थे। मम्मी दौड़कर भाई की तरफ गई थी, कहने लगी, उठो अम्मी, तुम उठते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया है? मम्मी के झंझोंकने पर भी भाई के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई थी। मम्मी ने पूरा जग पानी का भाई के मुंह पर डाल दिया, लेकिन भाई अभी तक गहरी नींद सो रहे थे। मैंने डर कर जल्दी से उनकी नब्ज टटोली तो वह चल रही थी। मैं भाभी पर चिल्लाया, बोला कि तुम दोनों ने मेरे भाई को क्या किया है? वह लड़का कहने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी किया है इसी ने किया है। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं बोला, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूँगा। तुम रात के समय हमारे घर में दाखिल हुए तो हुए कैसे? वह लड़का कहने लगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, आपकी भाभी ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। दिन में कई कई बार मुझे कॉल करती थी कि आज रात तुम मेरे घर ज़रूर आना, मैं अपने पति को नींद की दवा दे दूँगी, इसी ने मुझे बुलाया था, सारा कसूर इसी का है, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। यह सब बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था, जबकि वह मुझे चकमा दे गया था। उसने अचानक से मेरा हाथ झटका, मैं समझ ही नहीं पाया था। वह लड़का खिड़की के रास्ते ही भाग गया था। पहले मैंने भी उसके पीछे भागने की कोशिश की तो मम्मी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मम्मी कहने लगी, लड़का कसूरवार नहीं है, कसूर तो इस लड़की का है जो लड़कों को कमरे में बुलाती थी। इसको जगाओ ताकि यह अपनी पत्नी से पूछताछ करे कि यहाँ पर यह सब कुछ क्या हो रहा था। इतनी देर में ही भाई भी उठ गए थे। मैं बोला, भाई आप इतनी गहरी नींद क्यों सो रहे थे? भाई मुझे और मम्मी को अपने कमरे में देखकर परेशान हो गए, कहने लगे, क्या हुआ है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मम्मी कहने लगी, तेरे भाई सुमित ने तेरी पत्नी को उसके यार के साथ पकड़ा है, इससे पूछ क्या खिचड़ी पकड़ी थी। भाई के चेहरे पर गुस्सा उतर आया था। वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भाभी को बालों से पकड़ लिया। बोले, मुझे बताओ मेरे कमरे में क्या हो रहा था? भाभी फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ, मैं उस लड़के से मोहब्बत करती थी, वो हमारी ही गली में रहता था। मैंने उसे कई बार कहा कि मेरे घर रिश्ता लेकर आओ तो कहता, मेरी माँ रिश्ता लाने पर राजी नहीं होती, क्योंकि मैं कामकाज नहीं करता, मैं बेरोजगार हूँ। ऐसे में मेरा रिश्ता आपके घर से आ गया था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि अमित एक अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखता है और फिर उसके घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। यही बात मैंने अपने प्यारे मोहित को बताई थी। मेरी बात सुनकर मोहित ने मुझसे कहा कि तुम संदीप से शादी कर लो, क्योंकि मुझे अभी सेटल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप ज़्यादा समय तक तुम्हें घर पर बिठाकर नहीं रखेंगे। ऐसे में तुम्हारा शादी करना ही अच्छा है। तुम्हारे सारे खर्चे तुम्हारा पति उठाएगा और वह पैसे वाला भी है, उसके पैसे पर हम दोनों ऐश करेंगे। और प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ और करता रहूँगा। शादी के बाद भी मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूँगा। मुझे मोहित का यह प्लान बहुत अच्छा लगा था। फिर बाद में मुझे यह भी पता चल गया था कि मेरे होने वाले पति को पागलपन के दौरे पड़ते हैं और वह पागल है। तो मैंने सोचा, यह पागल मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं शादी के बाद अपने मज़े करते रहूँगी। नींद की गोलियाँ मुझे मोहित ने ही ला कर दी थी। कहा था कि रोज़ ये गोली अपने पति को खिला दिया करना। पहले कुछ रातों में मैंने अपने पति को गोली देती तो वह आराम से सो जाता, लेकिन फिर भी मैं मोहित को घर पर बुला नहीं पाती थी, क्योंकि अर्जुन पूरी पूरी रात जागते रहता था, मेरे कमरे के दरवाजे के सामने घूमता रहता था। अर्जुन की वजह से मोहित मुझसे दूर था, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले अर्जुन को घर से निकालना होगा। इसलिए मैंने एक प्लान सोचा था। रात को तो मैं तुम्हारे कमरे में आ गई और तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से निकलवाने में कामयाब हो चुकी थी। तुम्हारी माँ तो बूढ़ी है, वह मेरा क्या बिगाड़ लेती। इसलिए रात को मैं संदीप को नींद की गोलियां दे देती, वह सो जाते तो मैं अब मोहित को बुला लेती। यह सब बातें सुनकर मैं तो दंग रह गया था, जबकि भाई भी परेशान थे। वह कहने लगे, जब से मेरी शादी हुई है मैं हर रात जल्दी सोने लगा था, मुझे तो पता भी नहीं था
यह मेरी नींद के पीछे गोलियां हैं। हर सुबह मेरी पत्नी उठकर मुझसे कहती, आप तो पूरी पूरी रात सोए रहते हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था मेरी शादी एक ऐसे मर्द से होगी जिसकी नींद ही पूरी नहीं होगी। आपको मेरा ज़रा भी एहसास नहीं है कि मुझे भी आपकी ज़रूरत महसूस होती है। यह ऐसी बातें करती तो मैं इससे दब जाया करता था और मैं हर वक्त इसके आगे पीछे रहता कि यह मेरी कमज़ोरी किसी और को ना बता दे। अब पता चला यह सब इसी का किया धरा है। मेरे भाई ने खड़े खड़े भाभी को कह दिया कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, तुम जैसी औरत की मुझे ज़रूरत नहीं है। भाभी चुपचाप हमारे घर से चली गई थी। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी कि मैंने उस पराई लड़की पर भरोसा किया और तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया और अब अपने घर पर आकर रहने लगा था। मेरी पढ़ाई जो बीच में छूट गई थी, मैं उसको पूरी करने की तैयारी में लग गया था। मेरी माँ ने वादा किया था कि जब तक संदीप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, मैं उसकी दोबारा शादी नहीं करूँगी। भाभी शकल की मासूम थी, मगर उनके करतूत बहुत बुरे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। खैर, भाभी हमारे घर से चली गई और हमें एक बहुत बड़ी सीख दे गई थी कि लोग वैसे होते नहीं जैसे नज़र आते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।